हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ का चैप्टर 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसका सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें बोला गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट वेयर अ सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू अ बायर फॉर अ प्राइस। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है और जो सेलर होता है वो ट्रांसफ़र करता है या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए मान जाता है अपने गुड्स के ओनरशिप को किसी बायर को एक फ़िक्स्ड प्राइस के बदले। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को होने के लिए क्या क्या एलिमेंट या क्या क्या एसेंशियल चाहिए होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इसमें चाहिए होते हैं 2 पार्टीज़, मतलब कि 2 लोग होने चाहिए। जो क्या होने चाहिए, बायर होने चाहिए और सेलर, एक बेचने वाला होना चाहिए और एक ख़रीदने वाला होना चाहिए। और उसके बाद जो गुड्स है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि जो गुड्स है ही नहीं उसको बेचने या ख़रीदने की बातें हो रही है। उसके बाद एक प्राइस होनी चाहिए जिसके बदले जिस प्राइस को पे करने के बाद ही हमें वो गुड्स की ओनरशिप मिलेगी। और फिर ट्रांसफ़र होना चाहिए ओनरशिप बायर को। और उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए, मतलब दोनों मानते हों, देने के लिए तैयार हों और एक को लेने के लिए वो तैयार हो गुड्स को, तो उसको फिर म्यूचुअल कंसेंट से किया जाता है। और एक लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर होता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, कि कल को अगर कोई सिनेरियो बना कि सामने वाला जो है आके मांगने लग गया कि मेरा सामान वापस कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होता। एक बार सामान बिक गया तो फिर ऐसे जो एग्रीमेंट में बोला जाता है उसके हिसाब से ही होती है आगे की चीज़ें। सो नेक्स्ट है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब इसका डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे। पहले देखते हैं सेल्स क्या होता है। तो जो ए सेल्स इज़ अ completed transaction where ownership immediately transfer from the seller to a buyer। तो इसमें बोला जा रहा है कि सेल वो होती है जिसमें ट्रांजैक्शन तुरंत ही हो जाती है और तुरंत ही ओनरशिप भी मिल जाती है बायर को सेलर के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल लेंगे कि एक रेडीमेड जो है कार हमने ले ली, एक डीलरशिप या फिर रिसीव कर ली इमिडिएटली किसी शोरूम से जाके। वहीं पे एन एग्रीमेंट टू सेल का क्या है डिफरेंट सेल से, कि इट इज़ अ प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र ओनरशिप एट अ लेटर डेट। मतलब कि इसकी जो ओनरशिप है उसको हम आने वाले कल में किसी डेट पे फिक्स कर देते हैं कि इस डेट पे तुमको इसकी ओनरशिप मिल जाएगी या फिर तुमको वो गुड्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और ये कुछ कंडीशंस में ही होता है कि कल की डेट, आने वाली डेट्स पे इनको वादा किया जाए कि मतलब ये ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप इन पे। इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि बाइंग एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट। वो फ्लैट हम ले रहे हैं, मतलब उस फ्लैट का टोकन ले रहे हैं विथ अ टोकन पेमेंट एंड एग्रीइंग टू कंप्लीट द परचेज अपॉन कंस्ट्रक्शन कंप्लीजन। मतलब कि जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद उनको वो फ्लैट का ओनरशिप मिल जाएगा, पर उस ओनरशिप को लेने के लिए उनको पहले से ही टोकन की पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसको कह देते हैं एन एग्रीमेंट टू सेल। मतलब अभी तो उसकी ओनरशिप नहीं मिली है बट आने वाले कल में हमें उसकी ओनरशिप मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस सेल्स, गिफ्ट्स एंड बार्टर सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो जो सेल्स होती है इसमें क्या होती है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है किसी पैसे को लेके। मतलब सेल्स इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस लाइक मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब सेल वो होता है जब हम किसी चीज़ का ओनरशिप किसी को दे रहे हैं प्राइस के बदले, किसी भी तरीके की प्राइस के बदले। वहीं पे गिफ्ट्स क्या होता है, गिफ्ट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ओनरशिप विदाउट एनी कंसिडरेशन और पेमेंट। मतलब गिफ्ट वो होता है जिसमें हम ओनरशिप को ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं बट उसमें ना हमारी कोई शर्त होती है ना हम कोई उसमें पेमेंट लेते हैं। वहीं पे सेल्स इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टीज़ from a seller to a buyer in exchange for a price paid or promise to be paid in money। जो सेल्स होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं किसी और को किसी चीज़ को, मतलब प्राइस को लेके या फिर प्राइस लेने का वादा लेके भी हम ओनरशिप दे सकते हैं कि हमें वो प्राइस लेनी है कल या फिर आज कभी भी।
और बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो बार्टर सिस्टम इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ मॉनेटरी एक्सचेंज। जो बार्टर सिस्टम होता है इसमें कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है, पर गुड्स के बदले ही गुड्स को लिया और दिया जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में जब हम लोग के पास पैसे का इतना नहीं था, इतनी मतलब मॉडर्न नहीं थी पैसे के मामले में, जब दिनार वगैरह भी चलती थी, तो उस समय क्या होता था कि लोग गेहूं के बदले चावल ले लिया, फिर चावल के बदले दाल ले लिया। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम उस समय चलता था, पैसे को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। अब हम पढ़ेंगे बेलमेंट कि बेलमेंट क्या होती है। ए बेलमेंट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर वन पार्टी द बेलर, जिसको हम द बेलर भी कहते हैं, डिलीवर गुड्स टू अनदर पार्टी द बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जो बेलमेंट होता है एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें जो एक पार्टी है जिसको बेलर बोलते हैं, जो अपने गुड्स को डिलीवर करता है किसी अनदर पार्टी को, जो बेली होती है, जो गुड्स को ले रही होती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मतलब उसको कुछ काम होता है जिसके लिए वो कुछ समय के लिए उस गुड्स का ओनरशिप लेती है, with the understanding that the goods will be returned or disposed of as per the bailor's purpose is fulfilled। जिसको इस कंडीशन के साथ या इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया या दिया जाता है कि जो ये बेलर है इसका जब पर्पस ख़त्म हो जाएगा, इसका जब काम हो जाएगा, उसके बाद ये उसको डिलीवर कर देगा उसके गुड्स को वापस, अपनी नीड को फुलफ़िल करने के बाद। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, लीविंग अ कार एट अ रिपेयर शॉप इज़ अ बेलमेंट। मतलब हम कार को किसी रिपेयर शॉप पे हम रख रहे हैं, कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं, कि द कार ओनर, जो बेलर है, जो कार का ओनर है वो बेलर कहलाएगा, जो अपनी कार को डिलीवर कर देता है एक मैकेनिक के पास जो बेली है, जो रिपेयर करेगा उसकी कार को, जिसके लिए उसको कुछ समय तक के लिए उसकी कार चाहिए होगी, with the agreement that the car will be returned once the repair is completed। मतलब जब रिपेयर हो जाएगा कंप्लीट तो उसको वापस उसकी कार मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ कि एक पर्पस, एक सर्टेन पर्पस के लिए कुछ समय तक के लिए उसके पास वो कार रहेगी, उसके बाद उसको वो वापस कर देगा जैसे ही वो कार जो है रिपेयर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं बेलमेंट, जिसमें कुछ समय तक के लिए वो गुड्स किसी और के पास होता है, उसके बाद वापस अपने ओनर के पास आ जाता है। नाउ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ गुड्स। मतलब मेनली क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेनली गुड्स की ही बात हो रही होती है कि गुड्स को कौन ओन करेगा और कौन उसकी ओनरशिप को डिलीवर करेगा किसी और को, which are defined as a movable property other than actionable claim or money. This include things like existing goods, future goods, and even things like share, growing crop, attached property that are agreed to be severed before or during the sale। तो इसमें इंक्लूडेड होता है एग्जिस्टिंग गुड, जो गुड्स एग्जिस्ट करता हो, फ्यूचर गुड्स जो आने वाले कल में एग्जिस्ट करेगा, और इवन इसमें जो है शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, जो क्रॉप्स अभी उगी नहीं उग रही है तो उसको लेंगे, या फिर अटैच्ड प्रॉपर्टी डेट आर एग्री टू बी सेवेड बिफोर द ड्यूरिंग ऑफ सेल। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके देने या लेने के लिए एग्रीमेंट हो गया है बट अभी वो बनी नहीं है। तो अब देखते हैं टाइप ऑफ गुड्स। तो इसमें सबसे पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। दीज आर गुड्स दैट आर फिजिकली इन एग्जिस्टेंस एंड ओन्ड और पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड। ये गुड्स तब होते हैं जब इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है और जब इनको कोई ओन पहले से कर रहा हो या फिर पोजेस कर रहा हो पहले से, बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तब उसकी जो ओनरशिप है वो किसी और को देने के लिए उसकी ओनरशिप पहले सेलर के पास होनी चाहिए, तभी उसको एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे। नाउ फ्यूचर गुड्स।
These are goods that will be manufactured, produced or acquired by the seller after the contract is made. ये उस तरीके के गुड्स होते हैं जिनको पहले से नहीं बनाया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उसके बाद ही उन गुड्स को बनाया जाता है। जैसे कि कोई कारपेंटर की दुकान है तो उसमें जो है ऑर्डर आते हैं कि हमें इतने इंच का इतना बड़ा सोफ़ा चाहिए, इसमें ऐसी ऐसी मतलब सर्टेन चीज़ें वो बताते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो बनाया जाता है, उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसको पहले से बना के नहीं रखा जाता। ऐसा वाले गुड्स को कहते हैं फ्यूचर गुड्स। फिर आते हैं कंटिंजेंट गुड्स, ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स वेयर द एक्विजिशन बाय द सेलर डिपेंड ऑन द कंटिजेंसी डैट में और मे नॉट अकर। ये कंटिंजेंट गुड होते हैं जिनमें जो फ्यूचर गुड्स हैं उसी का एक टाइप है कि मतलब कल को अगर इसका ऑर्डर आता है तब इसको बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाते और ऑर्डर आने के बाद ही उसको सेल कर देते हैं बना के। नाउ डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो कंडीशन क्या होता है? दिस इज अ कोर टर्म दैट द फाउंडेशन ऑफ द एग्रीमेंट। इफ द कंडीशन इज नॉट मेट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड एंड द बायर कैन गेट देयर मनी बैक। इसका क्या मतलब हुआ? कंडीशन होती है एक शर्त, मतलब जैसे कि हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हमारी क्या शर्त है, जैसे कपड़े की दुकान पे गए, हमारी शर्त ये है कि हमें कॉटन का ही कपड़ा चाहिए, पर उसने मतलब सेलर ने कोई और कपड़ा पकड़ा दिया, वो कॉटन का नहीं हुआ किसी और का हुआ, तो वो कंडीशन ब्रेक हो गया। जो हम उस समय नहीं पता लगा पाए पर बाद में जब हमें पता लगा तो हम उसको वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी कंडीशन को ब्रेक कर रहा है, जिससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच भी हो सकता है अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है। सो अब हम वारंटी पे आ जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रॉमिस और अक्योरेंस यूजुअली अबाउट क्वालिटी और परफॉर्मेंस, बट इट्स नॉट एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। मतलब इसमें जो सेलर होता है वो सामने से ही एश्योरेंस देता है या फिर वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि जो इस गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी है या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, ये इतने साल तक काम करेगा, उससे पहले नहीं ख़राब होगा। तो ये सब जो है वारंटी में होता है। और अगर गुड्स उतने साल नहीं काम कर पाया या फिर उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई जितना अच्छा उसने वारंटी दी थी सेलर ने, तो इसको जो है ब्रीचिंग ऑफ वारंटी अलाउ द बायर टू क्लेम द डैमेजेस। तो जो ब्रीचिंग ऑफ वारंटी है, वारंटी के टूटने पे जो बायर है उसको इस बात की अलाउंस नहीं मिलेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल कर दे, पर उसको इस बात की अलाउंस ज़रूर मिलेगी कि जो उसने बोला था उसकी अगर ब्रीचिंग ऑफ वारंटी हुई है तो उसके डैमेजेस को वो क्लेम करे, उसको सही करे, वो सेलर का काम है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर मीन्स, कैवेट एम्पटर का पहला मतलब होता है कि लेट्स द बायर अवेयर, मतलब इसको बनाया ही इसलिए गया है जिससे जो बायर है उसको जागरूक करा जा सके कि वो अपने गुड्स को लेके अवेयर रहे कि वो क्या ले रहा है, क्या ख़रीद रहा है, कैसा सामान ख़रीद रहा है, सही है कि नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। नहीं तो वो क्या हो जाता है, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है कि जो चीज़ें उसकी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करके ही ले, और उसको पहला उसका होना चाहिए प्रायोरिटी गुड्स खरीदते समय कि वो सही क्वालिटी में हो, कोई डैमेज ना हो उसमें। तो उसको कहते हैं कैवेट एम्पटर, जिसमें बायर को अवेयर रहना चाहिए कि उसको क्या ख़रीदना चाहिए और क्या कितने में सही, मतलब रीज़नेबल प्राइस पे है, वो सब देख के। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ like if you like it and share and subscribe also.